जय श्री राधे दोस्तों। तो आज का जो वीडियो है वो एमएस इंटरव्यू एक्सपीरियंस वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि आईआईटी मद्रास में एमएस में एडमिशन कैसे ले सकते हो, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, ठीक है। और एमएस के लिए तुम लोग कैसे तैयारी कर सकते हो, अगर आईआईटी मद्रास एमएस में एडमिशन लेना है तो उसके लिए कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। एमएस और एमटेक में क्या डिफरेंस है, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट लोग का जनरली होता है कि क्या एमएस और एमटेक का प्लेसमेंट सेम होता है या फिर एमएस का प्लेसमेंट अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का रहता है, ठीक है। और गलत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है स्टूडेंट के पास, ठीक है, कि एमएस का और एमटेक का प्लेसमेंट जो है वो सिमिलर नहीं होता, ठीक है। एमएस का प्लेसमेंट ख़राब होता है। तो ये सब प्लेसमेंट का भी डिस्कशन होगा। और ये जो प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है इसको लास्ट के लिए रखेंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि ये प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट को रहता है अगर वो एमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं आईआईटी मद्रास में, तो ठीक है। तो बेसिकली मेरे सामने जो स्टूडेंट है उसका नाम राजशेखर है। उसका गेट 2024 में रैंक है 1911 और वो आईआईटी मद्रास में एमएस में एडमिशन लिया है लास्ट ईयर ही, ठीक है। तो इससे सारा कुछ आज डिस्कस करेंगे कि एमएस में ये किस तरीके से एडमिशन लिया, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, ठीक है। मतलब किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं एमएस के लिए, किन किन बातों का ध्यान रखना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि एमएस और एमटेक के प्लेसमेंट में कोई डिफरेंस है या नहीं है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ राजशेखर से आज सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये थोड़ा सा हम अपने तरफ से बता दे रहे हैं कि जैसे अगर तुमको टॉप 7 आईआईटीज़ में अगर एमटेक में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो उसके लिए तुम्हारा रैंक होना चाहिए अंडर 300, ठीक है। अब मान लो कि अंडर 300 तुम्हारा रैंक नहीं आया, मान लो तुम्हारा रैंक चला गया 500 के ऊपर, ठीक है। तो 500 और 2000 के अगर बीच में तुम्हारा रैंक है और अगर तुमको टॉप 7 आईआईटीज़ में ही एडमिशन चाहिए, तो अगर एमटेक में, जैसा कि एमटेक में तो एडमिशन मिल नहीं सकता क्योंकि उसके लिए तुमको अंडर 300 रैंक चाहिए, लेकिन अगर तुमको फिर भी टॉप 7 आईआईटीज़ में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए एक और प्रोग्राम है एमएस प्रोग्राम। तो एमएस और एमटेक में काइंड ऑफ बोल सकते हो काफ़ी कुछ सिमिलर है, ठीक है। तो अगर तुमको एमटेक में एडमिशन नहीं मिलता है अगर टॉप 7 आईआईटीज़ में, तो तुम लोग एमएस प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। और जैसा कि हम बताएं कि एमएस में तुम्हारा एवरेज रैंक पे भी हो जाता है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा रैंक है बिटवीन 500 या फिर बिटवीन 400 और 2000 के बीच में भी अगर तुम्हारा रैंक है तो तुम लोग एमएस के लिए ज़रूर अप्लाई करना अगर तुमको टॉप 7 आईआईटीज़ में एडमिशन चाहिए तो। और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि एमएस जो प्रोग्राम है वो सारे आईआईटीज़ में अवेलेबल नहीं है। हमको 2 ही आईआईटी का पता है, ठीक है, और शायद बाकी टॉप आईआईटीज़ अलाउ भी नहीं करती। तो वो 2 आईआईटीज़ है, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास। तो यही 2 टॉप आईआईटीज़ में तुम्हारा एमएस प्रोग्राम अवेलेबल है, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे में एमएस जैसा 3 प्रोग्राम है, एमएस है, आरए है, आरएपी है, इस तरह का कुछ है, ठीक है। तो आईआईटी बॉम्बे में 3 प्रोग्राम है अदर देन एमटेक, और आईआईटी मद्रास में सिर्फ एक है एमएस। तो अगर तुमको एमएस में एडमिशन लेना है तो उसके लिए सिर्फ 2 ही आईआईटीज़ अवेलेबल, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास, और ये दोनों का सीट मिलाकर अराउंड 25 to 30 होता है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा एवरेज रैंक है लाइक बिटवीन 500 to 2000, तो तुम लोग एमएस के लिए ज़रूर अप्लाई करना। और उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया, वो आज तो डिस्कस करेंगे। और प्लेसमेंट वाइज जैसे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है तो उसका भी डिस्कस करेंगे, और ये प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन लास्ट में रिजॉल्व करेंगे, इसको ध्यान रखना, ठीक है। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जनरली तुमको एमएस में जो स्टूडेंट्स है वो 2000 रैंक तक बुलाता तो है इंटरव्यू के लिए, लेकिन 2000 रैंक वाले स्टूडेंट्स तुमको रेयरली नहीं होता है एमएस में दिखेंगे। उसका रीज़न ये है कि देखो, जो 500 रैंक वाला भी एमएस के लिए इंटरव्यू देने जा रहा है और 2000 रैंक वाला भी एमएस के लिए इंटरव्यू देने जा रहा है, तो ऑब्वियसली जो 500 रैंक वाला स्टूडेंट है उसका नॉलेज 2000 रैंक वाले स्टूडेंट से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए जनरली जब तुम एमएस का इंटरव्यू रिटन और इंटरव्यू देने जा रहा है, तो अगर तुम्हारा 2000 रैंक है, ठीक है, और किसी का 500 रैंक है, तो 500 रैंक वाले का सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा होता है क्योंकि उसका नॉलेज तुमसे बेटर है, ठीक है। ऑब्वियसली वहाँ पर रैंक मैटर नहीं करेगा, अगर एक बार तुमको इंटरव्यू के लिए बुला लिया तो रैंक मैटर नहीं करेगा, लेकिन हम कॉन्सेप्ट वाइज बता रहे हैं कि कॉन्सेप्ट जनरली 500 वाले का स्ट्रांग होगा तभी उसका रैंक 500 आया, ठीक है। लेकिन राजशेखर का जो रैंक है वो है 1911, ठीक है, मतलब 2000 के अराउंड है, बट स्टिल राजशेखर एमएस
का जो इंटरव्यू है उसको क्रैक किया, एमएस का जो रिटर्न है उसको क्रैक किया। इसका मतलब कि अगर तुम्हारा रैंक 2000 के आसपास भी है, लेकिन अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो स्टिल तुम एमएस के इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, मान लो कि अगर किसी का 500 रैंक है लेकिन उसका कॉन्सेप्ट उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा 2000 रैंक है और तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तब भी तुम एमएस को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए 2000 रैंक वाले बहुत रेयरली तुमको एमएस में तुमको नहीं होता है सिलेक्शन होते हुए दिखेंगे। ठीक है, लेकिन बस एट द एंड वही है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो सारा गेम यहाँ पर कॉन्सेप्ट का ही है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग है, उसके बेसिस पे तुम्हारा एमएस में सिलेक्शन होता है। अब टॉप आईआईटीज़ में एडमिशन तुमको अगर मिल रहा है और अगर गेट के थ्रू डायरेक्टली नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि वो तुम्हारा कहीं ना कहीं फिर इंटरव्यू और खुद का रिटेन से चेक करेंगे क्या तुम कैपेबल हो आईआईटी में एडमिशन के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम बोले कि अगर तुम्हारा 2000 रैंक भी है लेकिन अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है तो तुम आईआईटी का जो आईआईटी मद्रास का जो एमएस है उसको क्रैक कर सकते हो। ठीक है, और आईआईटी मद्रास टॉप 3 आईआईटीज़ में आता है विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, तो आईआईटी बॉम्बे का एमएस हो गया या फिर आईआईटी मद्रास का एमएस हो गया, इन सब के लिए रिटर्न और इंटरव्यू राउंड अलग से होता है। ठीक है, और एमएस भी मिल जाए तो मेरे ख्याल से तुमको चले जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा हो गया जो अपने तरफ से हमको बताना था वो हम तुमको बता दिया। बाकी राजशेखर से आगे डिस्कस करते हैं। तो राजशेखर सबसे पहले अपना थोड़ा सा इंट्रो दे दो। हेलो गाइस, मेरा नाम राजशेखर रक्षित है। मैं त्रिपुरा से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना बीटेक उधर से किया है, इक्फा यूनिवर्सिटी से। और थर्ड ईयर में भी मैंने गेट दिया था, तब मेरा रैंक शायद 3600 के आसपास था। फाइनल ईयर में मेरा रैंक 1911 था, भैया ने जितना बताया। ठीक है, तो जैसे राजशेखर बताया कि वो बेसिकली थर्ड ईयर में भी गेट दिया था और उसका रैंक 3600 था अराउंड। ठीक है, और जब वो फाइनल ईयर में भी फिर से गेट दिया तो रैंक उतना इम्प्रूव नहीं हो पाया और रैंक उसका था 1911 जैसा कि हम बताएं। और जैसा कि आईआईटी मद्रास के एमएस में हम बोले कि आईआईटी मद्रास का एमएस हो या आईआईटी बॉम्बे का एमएस हो, अगर तुम अप्लाई कर रहे हो तो 2000 तक स्टूडेंट्स को बुला लेते हैं, 2000 रैंक तक। तो जैसा राजशेखर का 1911 रैंक था तो इसको भी ये अप्लाई किया आईआईटी मद्रास एमएस में और इसको इंटरव्यू रिटन और इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास और आईआईटी बॉम्बे दोनों में अप्लाई किया था लेकिन आईआईटी मद्रास में इसका सिलेक्शन हुआ। ठीक है, तो ये था बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन। तो अब यहाँ से मेरा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। हाँ, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात है कि ये चाहता तो ड्रॉप ले भी सकता था क्योंकि इसका 4th ईयर ही कंप्लीट हुआ था और 4th ईयर कंप्लीट हुआ था तो जनरली स्टूडेंट ड्रॉप लेते हैं अगर उस तरह का रैंक अच्छा नहीं आता तो। लेकिन ये सोचा कि एक साल क्यों वेस्ट करना। ठीक है, तो डायरेक्टली ये क्या किया कि एमएस में अप्लाई किया और एमएस के थ्रू एडमिशन ले लिया, क्योंकि अगर यहाँ से भी नहीं होता है जाता एमटेक के लिए तो हो सकता है कि अगली बार फिर से रैंक ख़राब हो जाए, कोई नहीं जानता, राइट। तो इसीलिए ये सोचा कि एक साल वेस्ट ना करके एमएस के लिए अप्लाई करते हैं, अगर सिलेक्शन हो जाता है तो बढ़िया है, डायरेक्टली हम आईआईटी मद्रास में एमएस में एडमिशन ले लेंगे और अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर से एक साल गेट के लिए तैयारी कर लेंगे। तो ये इसका काफ़ी अच्छा डिसीजन रहा और हमको भी पर्सनली लगता है कि इस तरह से स्टूडेंट को करना चाहिए, क्योंकि अब गेट बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा अपीयर होने लगे हैं। जैसे इस बार 1,70,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुआ था, तो हो सकता है अगले साल और ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा अंडर 300 रैंक आ ही जाएगा। तो अगर तुम्हारा अंडर 2000 रैंक भी है तो एमएस के लिए ज़रूर अप्लाई करना, ज़रूर से अप्लाई करना, और अगर सिलेक्शन हो जाता है तो चले जाना। ठीक है, क्योंकि गेट बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो अब राजशेखर तुमसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि अभी तुम किस कॉलेज में है, ये तो सब पता है कि आईआईटी मद्रास में है। ठीक है, और तुम वहाँ से एमएस कर रहा है। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास से तुम एमएस कर रहा है, तो ये हमको बताओ कि एमएस और एमटेक में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो एमएस और एमटेक का बेसिक डिफरेंस ये है कि एमटेक में आपको सेट ऑफ कोर्सेज करने होते हैं। इधर का है 8 या अभी शायद 9 कर दिया है, 9 कोर्स करने क्रेडिट करने होंगे आपको। इसके बाद आपको एमटेक का डिग्री मिलेगा, प्रोवाइडेड दैट आपने एमटीपी किया है, एमटीपी भी जमा करना होता है। इन एमएस आपको 5 ही कोर्स करने होते हैं, उसके साथ आपको एक रिसर्च पेपर लिखना होगा। ये खत्म होने के बाद इसके बाद आप निकल सकते हो। और ये भी बताओ कि एमटेक कितने साल का होता है और एमएस कितने साल का होता है। हाँ, एमटेक 2 साल का होता है, मतलब डिफाइनाइट टाइम है इसका कि 2 साल में खत्म हो जाएगा। एमएस 2.5 to 3 years लग जाता है ऑन एन एवरेज। हाँ, ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से जो राजशेखर बोलना चाह रहा था कि एमएस और एमटेक में बेसिक डिफरेंस ये है कि एमटेक में तुम्हारे 9 कोर्सेज रहेंगे। ठीक है, और वो डेफिनेट 2 साल में ख़त्म हो जाता है। एमटेक
फिक्स ड्यूरेशन 2 साल के लिए ही होता है और उसमें 9 कोर्सेज तुमको कंप्लीट करने होंगे, ठीक है, पूरे 2 साल के ड्यूरेशन में। और यहाँ पर सेकेंड ईयर में तुम्हारा एक एमटीपी रहेगा जो मेजर प्रोजेक्ट रहेगा, पूरा 1 साल का लंबा प्रोजेक्ट रहता है, तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट इंडिविजुअली तुमको करना होगा, ठीक है। तो ये एमटेक का हो गया। और एमएस में बेसिकली क्या रहता है कि एमटेक में 9 कोर्सेज तुमको कंप्लीट करने हैं, लेकिन एमएस में तुमको सिर्फ 5 कोर्सेज कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है। लेकिन एमएस में क्या है कि तुम्हारा रिसर्च ओरिएंटेड वर्क ज़्यादा होता है, जैसे एमटेक में कोर्स वर्क ज़्यादा होता है, जैसे उसमें 9 कोर्सेज है, और एमएस में कोर्स कम होता है, 5 कोर्सेज है सिर्फ, लेकिन यहाँ रिसर्च ओरिएंटेड वर्क तुम्हारा ज़्यादा होता है, मतलब यहाँ पर रिसर्च ओरिएंटेड वर्क तुमको ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। और एमएस को तुम थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हो पीएचडी से, ठीक है। ऑब्वियसली पीएचडी का लेवल काफ़ी अलग है, ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा एक आइडिया लेना चाहते हो कि ये रिसर्च ओरिएंटेड वर्क मतलब क्या है, किस तरीके से, तो जैसा पीएचडी में रिसर्च करते हो तो बस उसी का सोच लो कि एक बेसिक लेवल तुम्हारा एमएस में होता है, ठीक है। तो यहाँ एमएस में भी तुमको पेपर पब्लिश करना होता है। ऑब्वियसली पीएचडी लेवल का यहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल नहीं रहता कि तुम्हारा पेपर नहीं होता है, पब्लिश होना ही चाहिए, लेकिन हाँ अपने तरफ से तुमको पेपर सबमिट करना होता है जो भी तुम रिसर्च कर रहे हो, जिस भी फील्ड पे रिसर्च कर रहे हो, तो उसके लिए तुमको एक रिसर्च पेपर सबमिट करना होता है। वो पब्लिश हो ना हो डजेंट मैटर, ठीक है, लेकिन एक रिसर्च पेपर जो प्रोफेसर से एक्सेप्ट कर ले वो तुमको सबमिट करना होता है, ठीक है। और जैसा कि राजशेखर बताया कि जो एमटेक का ड्यूरेशन होता है वो 2 ईयर का फिक्स ड्यूरेशन होता है एमटेक का, 2 ईयर का, लेकिन जो तुम्हारा एमएस है ऑन एन एवरेज 2.5 to 3 ईयर्स तक लगता है, ठीक है। तो अगर तुम एमएस करने जा रहे हो तो 3 साल ऑन एन एवरेज मान के चलना, ठीक है। और जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ रिसर्च ओरिएंटेड वर्क ज़्यादा है, मतलब रिसर्च तुमको करना पड़ेगा किसी भी फील्ड पे, ठीक है। तो ये एक चीज़ तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बोल सकते हो कि एमएस 3 साल का है और एमटेक 2 साल का है, और एमटेक में कोर्स वर्क ज़्यादा है, एमएस में रिसर्च ओरिएंटेड वर्क ज़्यादा है। तो ये हो गया एमएस और एमटेक का बेसिक डिफरेंस। तो अब राजशेखर हमको ये बताओ कि एमएस के लिए एडमिशन सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, एमएस के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? तो एमएस के लिए पहला तो वो अपने गेट स्कोर से अपना कट ऑफ निकालेंगे, उसके बाद उनका रिटन टेस्ट होता है जो कि ऑफलाइन होगा ऑब्वियसली, उसका सिलेबस गेट सिलेबस रहता है। आफ्टर रिटन जो जो कट ऑफ क्लियर करता है रिटन का, उनका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद इसके बाद वो अपना नाम लिस्ट निकालते हैं। ठीक है, तो सब हमको ये बताओ कि लगभग कितने स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं एमएस के लिए? 100 to 250 लोग अपीयर होते हैं, मतलब ऑन एन एवरेज 200 स्टूडेंट अपीयर होंगे। हाँ 200 हाँ हाँ, और उसमें से कितने स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं? इन ए ईयर 12 to 15 या 12 इतना तक ही करते इन ईयर 12 से 15 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। हाँ, तो हाँ, ऑन एन एवरेज ऐसा बोल सकते हो कि 200 स्टूडेंट के आसपास एमएस में अप्लाई करते हैं और उसमें से 12 से 15 सेलेक्ट होता है, मतलब काफ़ी टफ कंपटीशन होता है। और इसका जैसे सिलेक्शन क्राइटेरिया बताया राजशेखर कि पहले तुम्हारा रिटन होगा, ठीक है, और रिटन तुम्हारा गेट जैसा ही होता है, और उसके बाद फिर तुम्हारा इंटरव्यू होता है, ठीक है। और इंटरव्यू मतलब रिटन में पहले कुछ स्टूडेंट्स को फिल्टर आउट कर लेंगे, ठीक है, इनफैक्ट मैक्सिमम स्टूडेंट को फिल्टर आउट कर लेते हैं रिटन में, और रिटन के बाद जितने स्टूडेंट बचते हैं उसका फिर इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बेसिस पे वो लोग फाइनल सिलेक्शन अपना करते हैं, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा एमएस का सिलेक्शन क्राइटेरिया इन आईआईटी मद्रास, ठीक है। और जैसा कि हम एक ऑलरेडी चीज़ बता चुके हैं कि यहाँ पर तुम्हारा 2000 लगभग 2000 रैंक तक तुम्हारा एमएस के लिए बुलाएगा, ठीक है, अगर तुम एमएस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। और जैसा कि राजशेखर बताया कि अराउंड 200 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो तुम लोग सोच के देखो कि अगर किसी का 500 रैंक से ऊपर और 2000 रैंक से नीचे है, मतलब 500 to 2000 रैंक के बीच में जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से 200 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं आईआईटी मद्रास एमएस में, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना, मतलब काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होते हैं एमएस में, क्योंकि उनको बस टॉप आईआईटी से जाने से मतलब है, और ऑब्वियसली किसी तरह तुमको टॉप आईआईटी में लैंड करना है, फिर वहाँ पर जाकर तुम लोग मेहनत करोगे ही करोगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अब राजशेखर ये बताओ कि अप्रॉक्सीमेटली, अच्छा एक चीज़ जो तुम हमको बताना भूल गया वो थोड़ा सा हमको बताओ, ये रेज्यूमे और एसओपी का क्या है? हाँ, जब हम लोग फॉर्म सबमिट करते हैं तब वो एसओपी या रेज्यूमे सबमिट करने बोलते हैं। तो रेज्यूमे में वही हो गया कहाँ से बीटेक किया ये सब वगैरह, और तुमको क्या क्या आता है, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स क्या है, और एसओपी में भी यही लगभग ये लिखना होता है। तो ऐसा कुछ मत लिखना है एसओपी में कि वो इंटरव्यू के टाइम अपना एसओपी लेके बैठेंगे, देखेंगे कि तुमने क्या क्या किया। ऐसा कुछ प्रोजेक्ट मेंशन मत करना कि जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता ही ना हो। तो ऐसा हो सकता है कि वो उससे इंटरव्यू ले सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो मतलब रेज्यूमे एसओपी दोनों सबमिट करना होता है या कोई एक सबमिट करना होता है?
मद्रास में शायद दोनों करना होता है, बॉम्बे में शायद एक ही करना होता है। तो डिफरेंट आईआईटी का डिफरेंट होता है ये। अच्छा अच्छा कुछ के लेकिन एमएस के लिए सारे में एसओपी देना पड़ता है, इतना पता है। अच्छा, रिज्यूमे का एसओपी एसओपी कंपलसरी है और रिज्यूमे हाँ, फिर एसओपी कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। हाँ, 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 हाँ। हाँ ठीक है, तो बेसिकली राजशेखर बोल रहा है कि जैसा रेज्यूमे होता है ऑन एन एवरेज वैसा ही एसओपी होता है। ठीक है, काइंड ऑफ। ठीक है, बाकी तुम लोग खुद से सर्च कर रिसर्च करके खुद से एसओपी वगैरह लिख सकते हो। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो राजशेखर बोला है कि कुछ भी ऐसा रेज्यूमे या एसओपी में मत लिखना जो तुमको नहीं आता है। ठीक है, कुछ भी ऐसा रेज्यूमे या एसओपी में मत लिखना जो तुमको नहीं आता है, ध्यान रखना। क्योंकि जब तुम इंटरव्यू देने जाओगे और वो तुम्हारा एसओपी या रेज्यूमे उठाएगा तो वो वहाँ से ही तुम्हारा कुछ ना कुछ उठा के पूछ सकता है, और अगर पूछ लिया और अगर तुमको अच्छे से नहीं आता तो वहीं पर रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो कभी भी एसओपी या रेज्यूमे में झूठ मत लिखना। अगर तुमको कोई चीज़ अच्छे से आता है तो उसको मेंशन करो, अदरवाइज लीव कर दो। ठीक है, और ये रेज्यूमे एसओपी कब तुमको सबमिट करना होता है? जब तुम एमएस के लिए अप्लाई करोगे, राइट? ऐसा ही है ना? ऐसा ही, ऐसा ही। हाँ ठीक है, तो ये तुम्हारा रेज्यूमे एसओपी का था। जो ये भूल गया था बताना तो बता दिया। अब ये बताओ कि अप्रॉक्सीमेटली कब रिटर्न और इंटरव्यू होता है? रिटेन और इंटरव्यू अप्रोक्सीमेटली मई के मिड में होता है। डिफरेंट कॉलेजेस का वेरी करता है। मद्रास का मई में हो जाता है, हैदराबाद का शायद जून वून में होता है, और बॉम्बे का भी मई में हो जाता है ठीक इस है, टाइम में। तो अभी मई में तुम्हारा बोल सकते हो कि आईआईटी मद्रास और आईआईटी बॉम्बे का एमएस होगा। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, अच्छा ठीक है, मई में होता है। और एक और होता है राइट, पूरे साल में 2 बार होता है। दो वो विंटर का नवंबर या दिसंबर में होता है। ये विंटर का सिर्फ मद्रास में होता है विंटर का, और हैदराबाद में, बॉम्बे में नहीं होता। अच्छा ठीक है, तो बेसिकली ये है कि एमएस के लिए अगर तुम अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हारा आईआईटी मद्रास और आईआईटी बॉम्बे, हम टॉप 7 आईआईटीज़ का डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आईआईटी हैदराबाद के लिए तुम खुद से करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन हम सिर्फ ओल्ड आईआईटीज़ का, बाकी ठीक है चलो आईआईटी हैदराबाद का भी बता दे रहे हैं। तो आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास में अगर तुम एमएस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ऑन एन एवरेज मई और जून में दोनों का ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो मई और जून में किसी तरीके से तुम मिस कर गया, ठीक है, अगर मई और जून में तुम किसी तरीके से मिस कर गया तो फिर से तुम लोग अप्लाई कर सकते हो। कब? तुम विंटर में अप्लाई कर सकते हो, नवंबर और दिसंबर में। ठीक है, और यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे तुम्हारा विंटर में नहीं लेता, सिर्फ तुम्हारा आईआईटी मद्रास और आईआईटी हैदराबाद ही सिर्फ तुम्हारा विंटर में फिर से एमएस के लिए तुम वहाँ पर एमएस के लिए सिलेक्ट करता है। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास और आईआईटी हैदराबाद में तुम साल में 2 बार अप्लाई कर सकते हो। मान लो अगर गलती से तुम्हारा इस बार मिस हो जाता है जून में, मई या जून में अगर तुम मिस कर लेते हो समर में, तो फिर विंटर नवंबर दिसंबर में तुम लोग आईआईटी मद्रास और आईआईटी हैदराबाद में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आईआईटी बॉम्बे का तुम्हारा सिर्फ समर में ही होता है, मतलब मई में ही होगा, वो तुम्हारा विंटर में नहीं होगा। मतलब नवंबर दिसंबर में आईआईटी बॉम्बे एमएस के लिए सिलेक्ट नहीं करता, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास के लिए 2 बार तुम अप्लाई कर सकते हो, आईआईटी हैदराबाद के लिए 2 बार अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आईआईटी बॉम्बे के लिए सिर्फ 1 बार अप्लाई कर सकते हो, और वो समर में। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब राजशेखर ये बताओ कि जैसे तुम बोला कि 2 चीज़ें होती है, ठीक है, अगर एमएस में सेलेक्ट होना है तो एक रिटन राउंड होता है, एक इंटरव्यू राउंड होता है। तो रिटन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, उनका लेवल और वेटेज क्या होता है? ठीक है, पहले रिटर्न का सिलेबस सेम है एज गेट, जैसा भी गेट है वैसा सेम सिलेबस है। वेटेज अगर मैं बोलूँ तो सी और डीएसए का ज्यादा वेटेज रहता है, और रिटर्न का इन जनरल लेवल गेट या फिर उससे नीचे का ही होता है। गेट लेवल पकड़ ले सकते हैं आप लोग, अभी के जमाने में तो गेट लेवल पकड़ सकते हैं, लेकिन सी और डीएसए का वेटेज ज्यादा रहता है। उसके बाद सिस्टम सब्जेक्ट, और उसके बाद थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन। ठीक है, और मैथ्स वगैरह भी रहता है, राइट? हाँ, मैथ्स रहता है, थोड़ा बहुत रहता है एलए प्रोबेबिलिटी का, और डीएम का थोड़ा बहुत रहता है। ठीक है, तो बेसिकली राजशेखर रिटर्न के लिए ये बोल रहा है कि जैसे पहला तुम्हारा रिटर्न राउंड होगा, रिटर्न राउंड में जब तुम क्वालिफाई कर जाओगे तब तुम इंटरव्यू राउंड में पहुंचोगे। ठीक है, टोटल 2 राउंड होता है, टोटल मतलब 2 फेजेस होते हैं, एक रिटर्न और एक इंटरव्यू। तो रिटर्न में बेसिकली गेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, और जो रिटर्न में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो तुम्हारा सी डीएस और एल्गोरिदम से पूछा जाएगा। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग, डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद फिर सिस्टम सब्जेक्ट जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, सीओए, कंप्यूटर नेटवर्किंग, डीबीएमएस, फिर इनसे पूछा जाएगा। ठीक है, इनसे थोड़ा कम पूछा जाएगा, और सबसे कम पूछा जाता है तुम्हारा टीओसी सीडी से और मैथमेटिक्स से। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है सी डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का। इनको काफ़ी अच्छे से करके जाना, और इनमें भी जहाँ तक हमको पता है, और जैसा राजशेखर हमको पर्सनली पता है कि ग्राफ्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ग्राफ्स को बहुत अच्छे से करके जाना। ठीक है, ग्राफ्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है आज के कोर्सेज में, ग्राफ्स ही वो सबसे कम पढ़ाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्राफ्स से ही आता है। एनीवेज, ठीक है, अपने तरफ से जैसा करके जा सकते हो जाना, लेकिन ग्राफ्स
कहीं से भी मैनेज कर लेना, लेकिन ग्राफ्स बहुत अच्छे से करके जाना, और CDS एल्गोरिथम बहुत अच्छे से करके जाना। बाकी गेट का ही लेवल रहता है रिटन राउंड में, और रिटन राउंड में जब तुम क्वालिफाई कर जाओगे उसके बाद इंटरव्यू में पहुँचोगे। तो अब राजशेखर हमको ये बताओ कि इंटरव्यू में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और उनका लेवल और वेटेज क्या रहता है। अच्छा, तो आईआईटी मद्रास का ऐसा है कि इंटरव्यू आप अपने प्रेफरेंस में दे सकते हो, मतलब कौन से पूल में देना है। इधर पे पूल होता है कि किस में तुम्हें रिसर्च करना है, कि सिस्टम्स पे हो गया या फिर एआईएमएल पे हो गया या फिर थ्योरी सब्जेक्ट्स में हो गया। तो पहले आपको इन तीनों में से कोई दो सिलेक्ट करने होते हैं आपके प्रेफरेंस से। इसके बाद उसका उस पूल का आपका इंटरव्यू होता है। दो दो प्रेफरेंस दोगे तो दो इंटरव्यू होगा, एक दोगे तो एक ही होगा। तो अभी जैसे सिस्टम में क्या होता है कि आपको बुलाएंगे, तो वो पहले आपको आपका पहला क्वेश्चन अक्रॉस ऑल द सिस्टम सी और डीएसए से होगा। जैसा भी बोलो, सी डीएसए पूछेंगे, वो सूडो कोड लिखने बोल सकते हैं सी का या फिर डीएसए का कोई भी एक एल्गोरिथम। ग्राफ का मेरे को ग्राफ और ट्री से पूछा था, लिंग्विस्ट से भी पूछा था। फिर इन द सिस्टम पुल आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं सिस्टम्स में से, वो ओएस, कंपाइलर डिजाइन, डीबीएमएस ये वगैरह से। फिर वो आप जो सब्जेक्ट दोगे उससे आपका इंटरव्यू होगा। सेम फॉर अदर पैनल्स ऑल्सो। ठीक है, तो बेसिकली राजशेखर बोल रहा है कि जब इंटरव्यू में तुम पहुंचेगा, ठीक है, मान लो तुम रिटर्न क्वालिफाई कर लिया और इंटरव्यू में पहुंचा, तो इंटरव्यू में तुम्हारे 3 फील्ड्स होंगे। 3 फील्ड्स में तुम्हारे एक थियोरी फील्ड होगा जिसमें एल्गोरिथम्स वगैरह रहता है, ठीक है। एक तुम्हारा AI/ML वाला फील्ड रहेगा जहाँ पर मशीन लर्निंग रिलेटेड चीज़ें रहेंगी, और तीसरा फील्ड रहेगा तुम्हारा सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया, ये सारे, ठीक है। तो तीनों फील्ड में जिस फील्ड में भी तुम इंटरेस्टेड हो, तुम 2 फील्ड में अप्लाई कर सकते हो या फिर एक फील्ड में भी सिर्फ अप्लाई कर सकते हो, राइट, ऐसा है। हाँ, तो एक फील्ड में भी कर सकते हाँ, तो तुम आइदर एक फील्ड में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा है कि नहीं तुम 2 फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो तुम 2 फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एट द एंड तुम्हारा सिलेक्शन एक ही फील्ड में होगा, ठीक है। तो तुम आइदर एक फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। मान लो अगर तुमको थियरी फील्ड में इंटरेस्टेड है तो तुम्हारा MS फिर थियरी पे ही होगा, ध्यान रखना। अगर तुम जिस फील्ड में इंटरेस्टेड हो, अगर तुम उसको सेलेक्ट करते हो तो तुम्हारा MS फिर उसी फील्ड में होगा। तो अगर तुम थियरी फील्ड में इंटरेस्टेड हो, लाइक तुमको एल्गोरिथम्स पे वर्क करना है, तो तुम थियरी फील्ड सेलेक्ट करो और उसके बेसिस पे तुम्हारा इंटरव्यू होगा। अगर तुम सिस्टम्स पे इंटरेस्टेड हो कि तुमको MS सिस्टम्स पे करना है, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ठीक है, तो तुम सिस्टम फील्ड सेलेक्ट करो, तुम्हारा इंटरव्यू सिस्टम रिलेटेड होगा, ठीक है। और अगर तुम AI/ML फील्ड में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो तुम्हारा MS AI/ML से रिलेटेड ही रहेगा, और तुम्हारा जो इंटरव्यू होगा वो AI/ML से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछेगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 3 फील्ड। तो 3 फील्ड में से अदर तुम एक फील्ड तो सेलेक्ट करना ही करना है जिस पे तुम्हारा इंटरव्यू होगा, और तुम 2 फील्ड भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर एक फील्ड सेलेक्ट करते हो तो तुम्हारा एक इंटरव्यू होगा, और 2 फील्ड सेलेक्ट करते हो तो तुम्हारा 2 इंटरव्यू होगा, ठीक है। और एट द एंड तुम्हारा सिलेक्शन एक ही फील्ड के लिए होगा ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन बस ये चीज़ें रहेंगी। और जैसा कि 3 फील्ड फिर से बता दे रहे हैं, एक थियरी फील्ड है, एक सिस्टम फील्ड है और एक AI/ML फील्ड है। लेकिन नहीं होता, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का फेवरेट होता है AI/ML फील्ड, तो उसको तुम लोग चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी, अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है AI/ML में तो उसी को प्रायोरिटी देना, ठीक है। अब राजशेखर ये बताओ कि जैसे तुम बताया कि 3 फील्ड है, तो तीनों फील्ड में तुम किस बेसिस पे फील्ड को सिलेक्ट किया था। मेरा तो इंटरेस्ट AIML पे ही था, तो मैंने पहला प्रेफरेंस AIML का दिया था। सेकंड मेरा इंटरेस्ट सिस्टम का था, तो मैंने सेकंड सिस्टम में दी। ऐसा मद्रास में, बॉम्बे में एक ही प्रेफरेंस देना होता है, उसी पे इंटरेस्ट इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये टोटली जो 3 फील्ड में अगर तुमको एक फील्ड या 2 फील्ड सेलेक्ट करना, वो तुम्हारे कंप्लीटली तुम्हारे इंटरेस्ट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तुम्हारे इंटरेस्ट पर डिपेंड करेगा कि तुम किस में इंटरेस्टेड है। जैसे इसका इंटरेस्ट बताया कि AI/ML में इंटरेस्टेड था, तो उसी पे ये उसका प्रायोरिटी दिया, और उसके बाद सिस्टम में इंटरेस्टेड था तो सेकंड प्रायोरिटी सिस्टम में दिया। लेकिन IIT बॉम्बे में तुमको एक ही सिलेक्ट करना होगा और उसी पे तुम्हारा इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो IIT मद्रास में तुम जितना फील्ड सेलेक्ट करोगे, 2 फील्ड सेलेक्ट करोगे तो 2 इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो मिनिमम एक सेलेक्ट कर सकते हो, मैक्सिमम 2 सेलेक्ट कर सकते हो। और फील्ड बहुत सोच समझ के सेलेक्ट करना, क्योंकि तुम्हारा MS पूरा उसी पे होगा, ठीक है, और इंटरव्यू भी उसी पे होगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये तीनों फील्ड सेलेक्ट करने पे तो इनका इंटरव्यू होगा ही, लेकिन इसमें जो एक चीज़ कॉमन है वो तुम्हारा है C डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, ठीक है। तो डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम तो तुम्हारा इंटरव्यू में रहेगा ही रहेगा, चाहे तुम तीनों फील्ड में से कोई सा भी फील्ड सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो अभी राजशेखर बताया, कि डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में तुम्हारा वो रट्टाफिकेशन काम नहीं आएगा। जो तुम लोग गेट में जिस लेवल तक पढ़ा है वो लेवल काफ़ी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जो कोर्सेज में किस तरीके से पढ़ाया जाता है कि हम लोग चीज़ों को रटवा दिया जाता है, कोड को रटवा दिया जाता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रटवा दिया जाता है, ठीक है।
चीज़ें रटवा दी जाती है, ठीक है, फॉर्मूला रटवा दिया जाता है, तो वैसा डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का क्वेश्चन तुम्हारे इंटरव्यू में नहीं पूछेगा। तुम्हारे सामने आईआईटी के प्रोफेसर सर वो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो जैसा कि राजशेखर बताया, वहाँ तुम्हारा लिंक लिस्ट से रिलेटेड कोई सूडो कोड लिखना पड़ सकता है, ट्री से रिलेटेड सूडो कोड लिखना पड़ सकता है, ग्राफ से रिलेटेड सूडो कोड लिखना पड़ सकता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सूडो कोड लिखना पड़ सकता है। तो तुम्हारा लॉजिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी तुम डीएसए अभी तक पढ़ा है उसको वो तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं होगा, ठीक है। तुमको सूडो कोड लिखना आना चाहिए, कोई एक प्रॉब्लम दे दिया जाएगा और उस पर तुमको लॉजिक लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के लिए, और ये तीनों फील्ड में कॉमन है, ठीक है। इनफैक्ट डीएसए एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। वो प्लेसमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा काम आता है, ठीक है। और हम लोग जिस लेवल का गेट एग्ज़ाम में पढ़ते हैं वो लेवल काफ़ी नहीं होता, ठीक है। बाकी राजशेखर, अब आगे बढ़ने से पहले एमएस में, ठीक है, कुछ चीज़ें थोड़ा सा पर्सनल भी पूछ लेते हैं कि जैसे तुम हमको ज्वाइन किया था 2023 में, राइट। तो 2023 में राजशेखर हमको ज्वाइन किया था जस्ट फॉर मेंटरशिप। उस समय मेरा मेंटरशिप ही था, उससे ज़्यादा कुछ था भी नहीं, ठीक है। तो उस समय राजशेखर हमको ज्वाइन किया था, लेकिन उस समय मेरे पास ऑब्वियसली मेंटरशिप में बहुत स्टूडेंट्स तो आते नहीं हैं, और नॉर्मल स्टूडेंट्स आते, कोई टॉपर स्टूडेंट आता नहीं है, तो सारे मेरे पास नॉर्मल स्टूडेंट ही आए थे। तो अराउंड 40 स्टूडेंट मेरे पास आए थे, ठीक है। तो तुम म्यूट कर लो तो हम फिर पूछेंगे। हाँ, तो राजशेखर जब मेरे पास ज्वाइन किया था तो 2023 में ज्वाइन किया था, और उस समय मेरे पास टोटल 40 स्टूडेंट थे, और 40 स्टूडेंट समझ लो कि जो 40 स्टूडेंट मेरे पास थे वो सारे बड़े बड़े कोर्सेज, जितने बड़े बड़े कोर्सेज तुमको पता है वो सारे स्टूडेंट मेरे पास आए थे, ठीक है। जितने बड़े बड़े कोर्सेज का नाम तुमको पता है गेट सीएससी कोर्सेज का, तो सारे स्टूडेंट्स मेरे पास अवेलेबल थे। जो भी तुम्हारे दिमाग में आज के डेट में टॉप कोर्सेज हैं, सारे स्टूडेंट्स थे, सारे मिला के मेरे पास 40 स्टूडेंट्स आए थे। और क्योंकि मेंटरशिप था तो वहाँ पर लोगों को डायरेक्ट करना था कैसे प्रिपरेशन करना है एंड ऑल। लेकिन एक चीज़ जो हम नोटिस किए कि जो स्टूडेंट्स मेरे पास आए हैं, जिसमें से एक राजशेखर भी था, इन लोगों के कॉन्सेप्ट्स उतने स्ट्रांग नहीं है। तो हमको समझ में आ गया था कहीं ना कहीं ये लोग गेट में फेल कर सकता है, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े कोर्सेज से पढ़ने के बाद भी जब कॉन्सेप्ट्स वीक हैं तो कहीं ना कहीं हमको लगा कुछ ना कुछ मार्केट में प्रॉब्लम है। और फिर हम सोचे कि अगर कंटिन्यू रहा तो पूरा मेरा मेंटरशिप भी ख़राब हो जाएगा और ये लोग का रैंक वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। तो फिर हम सोचे कि क्यों ना हम खुद से पढ़ाना स्टार्ट करें। तो ये लोग का फर्स्ट बैच था जहाँ हम खुद से पढ़ाना स्टार्ट किए। तो अब प्रॉब्लम ये था, मेरे पास कंटेंट प्रिपेयर नहीं था, तो पैरेलली हम कंटेंट प्रिपेयर करते गए और ये लोग को पैरेलली पढ़ाते गए। तो टाइम कम होने की वजह से हम 5 सब्जेक्ट का कंटेंट प्रिपेयर कर पाए थे, और इन लोगों को 5 सब्जेक्ट पढ़ाए थे, जिसमें से था टीओसी, सीडी, सी, डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम। टोटल 5 सब्जेक्ट ये लोगों को पढ़ाए थे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ठीक है। और उस समय रिकॉर्डिंग फैसिलिटी नहीं था मेरे पास, तो कम्प्लीटली लाइव था, जो भी हम पढ़ाते थे कम्प्लीटली लाइव होता था। रात को 3 घंटे का लाइव सेशन होता था और ये लोग लाइव आके पढ़ता था, ठीक है। एक भी ये लोग लाइव क्लास मिस नहीं करता था, ठीक है। तो अब सोचने वाला बात यह है कि हम पहली बार पढ़ा रहे हैं और बाकी जो कोर्सेज है उसमें टीचर्स काफ़ी पहले से पढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद सारे स्टूडेंट्स क्यों इंटरेस्टेड रहा हमसे पढ़ने के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा पूछ लेते हैं। तो राजशेखर, पहले ये बताओ कि हम तो पहली बार पढ़ा रहे थे, ठीक है, और तुम्हारे पास जो कोर्स था, राजशेखर बेसिकली क्या है कि मल्टीपल कोर्सेज से पढ़ा था, राइट। तो मल्टीपल कोर्सेज से पढ़ा था ना, तो राजशेखर हाँ, तो राजशेखर मल्टीपल कोर्सेज से पढ़ा था, ठीक है। तो बोल सकते हो 3 कोर्सेज से पढ़ा था, और उसके ऊपर भी यूट्यूब से नहीं होता है, कुछ टीचर्स के लेक्चर्स वगैरह देखते रहता था। तो बोल सकते हो ये काफ़ी टीचर्स का इसको आइडिया है, काफ़ी इसके पास पेड कोर्सेज ये लेके रखा था, ठीक है। तो ये किस कोर्स से पढ़ा था, लिंक्डइन का पोस्ट है इसका, ठीक है, जहाँ पर ये अनबायस्ड रिव्यू दिया है कोर्सेज का, तो वहाँ पर जाके तुम लोग उस लिंक्डइन पोस्ट को देख सकते हो, ठीक है। तो हम वो पोस्ट का लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाकर देख सकते हो हम किस कोर्स का बात करें। तो इसके पास एक ऑलरेडी वन ऑफ द टॉप कोर्स था अवेलेबल, उसके बावजूद वो वहाँ से कंटिन्यू ना करके ये मेरे से पढ़ना कंटिन्यू किया, ठीक है। तो उसका रीज़न राजशेखर से ही पूछ लेते हैं। तो राजशेखर, सबसे पहले ये बताओ कि जैसे तुम्हारे पास ऑलरेडी एक वन ऑफ द टॉप कोर्स अवेलेबल था, ठीक है, उसके बावजूद मतलब क्या चीज़ के कारण तुम मेरे से पढ़ना कंटिन्यू किया रादर दैन योर कंप्लीट कोर्स? ठीक है, तो मैं कोर्स बाय कोर्स, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बताता हूँ। पहले तो कंपाइलर डिजाइन में उधर पे कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं थे, जैसे कि एक्सेस लिंक कंट्रोलिंग हो गया, ये सब नहीं था उधर पे। हाँ। लेकिन आपने वो उसमें 2 लेक्चर्स का लिया था, तो वो सही था। इसके बाद लाइव वेरिएबल एनालिसिस और उसके बाद वाला पार्ट कहीं पे भी नहीं है। बाद वाला पार्ट स्पेशली कहीं पे भी नहीं है, वो कहीं पे भी नहीं मिला। आपने वो पढ़ाया था।
फिर आते हैं टीओसी में। टीओसी में मैंने आपसे डिसाइड मतलब ट्यूरिंग मशीन के बाद वाला जगह, रेगुलर लैंग्वेज, ये दोनों पढ़ा था। पीडीए मैंने दूसरे जगह से किया था। ये दोनों मैंने आपसे ही किया था। दूसरे दूसरे कोर्सेज का भी नोट्स मेरे पास था, लेकिन आखिरी तक मैंने आपके नोट्स ही फॉलो किए थे लास्ट में। सी डीएसए में, सी में तो आपने पॉइंटर वाला जगह जो विजुअलाइजेशन होता है बहुत अच्छा था, तो मैंने उसी को फॉलो किया था। डीएसए का भी विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा था, मतलब कैसे फ्लो कर रहा है सारे ग्राफ वाफ का सब एल्गोरिदम। फिर डीपी के कुछ सवाल थे जो लीड कोड से आपने करवाए थे, वो तो कहीं है ही नहीं। डीपी तो ऐसे भी छोटा टॉपिक, वो ऐसे लेके सब लोग छोड़ देते, लेकिन आपने डीएसए में आपने ज्यादातर क्वेश्चंस लीड कोड से करवाए थे, मैंने देखा था, इसीलिए मैंने आपसे किया था। हाँ, तो मतलब बेसिकली जैसे हम पहला टीओसी पढ़ाए थे, राइट? तो हम्म जैसे तुम मेरे से फिर एक बार टीओसी पढ़ने के बाद फिर टीओसी सीडी सी डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कंप्लीटली मेरे से कंटिन्यू किया पढ़ना, हम्म। ठीक है? और एट द एंड तक 25 जनवरी तक हम पढ़ाए थे, हमको याद है, और तुम 25 जनवरी तक मेरे साथ बना रहा। तो जैसे एक होता है ना कि यार ये तो अभी अभी आया है, ठीक है, इसके पास कंटेंट भी नहीं था, ये क्या ही पढ़ा देगा, तो एक माइंड में रहता है, राइट? और तुम्हारे पास ऑलरेडी एक वन ऑफ द टॉप कोर्स अवेलेबल था, ठीक है, जो आज के डेट में भी टॉप कोर्स है, वन ऑफ द टॉप कोर्स है। तो उसके बावजूद मतलब तुम मेरे साथ कंटिन्यू किया, तो ज़रूर तुमको टीओसी पहला पढ़ाए थे, तुमको उसमें कुछ दिखा होगा जो तुम आगे फिर मेरे साथ कंटिन्यू किया, राइट? तो टीओसी में ऐसा मतलब तुमको क्या दिखा कि तुम मेरे साथ आगे कंटिन्यू किया? टीओसी का रेगुलर लैंग्वेज का पार्ट बहुत अच्छा था आपका, फिर डिसाइडेबिलिटी का पार्ट भी अच्छा था। पीडीए में आपने विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे से करवाया था, उसका भी मेरे को याद है। तो मैंने बेसिकली आपका पीडीएफ रहता था आपके साथ, बाकी दूसरे नोट्स रहे या ना रहे, कुछ कुछ समय दूसरे नोट्स भी रहते थे, लेकिन प्राइमरी पहले मैं आपसे नोट्स से पढ़ता था, इसके बाद वो रेफर करता था तो बस अब कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए और तो। ट्यूरिंग मशीन डिसाइडेबिलिटी का हाल तो सारे स्टूडेंट्स को ही पता है। हाँ हाँ, ये हाँ, उधर पे ही अच्छा है और आपका वाला अच्छा है, बाकी कोई ऐसे हाँ, तो वो बाकी के लोग वो समरी पर आते हैं बस। हाँ, तो ट्यूरिंग मशीन डिसाइडेबिलिटी में जैसे नहीं होता है, सारे जगह प्रॉब्लम है, तो स्टूडेंट्स कहीं से ही पढ़ ले, ठीक है? अगर एक कोर्स छोड़ दिया जाए और मेरे से छोड़ दिया जाए तो ट्यूरिंग मशीन डिसाइडेबिलिटी सब जगह काइंड ऑफ समरी पढ़ाकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन ट्यूरिंग मशीन डिसाइडेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको अच्छे से पढ़ाया जाए तो उसको एक कोर्स है, ठीक है, जहाँ से ये ऑलरेडी इनरोल करके रखा था, लिंक्डइन पे उसका दिख जाएगा कौन सा कोर्स का बात करें, वो अच्छे से पढ़ाता है और ये बोल रहा है कि हम भी अच्छे से पढ़ाए थे, ठीक है? तो ये इसका रिव्यू है, हम अपने बारे में कुछ नहीं बोल रहे, ठीक है? तो ट्यूरिंग मशीन डिसाइडेबिलिटी एक वो अच्छे से पढ़ा है, एक हम अच्छे से पढ़ाए। तो ट्यूरिंग मशीन डिसाइडेबिलिटी इसको अच्छा लगा, पीडीएम में इसको विजुअलाइजेशन अच्छा लगा, ठीक है, रेगुलर लैंग्वेज इसको काफ़ी अच्छा लगा, जिसके कारण उसके बाद से ये अपने जो पेड कोर्स है उसको छोड़कर ये मेरे साथ ये 5 सब्जेक्ट कंटिन्यू किया और रिमेनिंग सब्जेक्ट वो अपने पेड कोर्स से ही किया था, ठीक है? तो ये सिचुएशन रही थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एक और चीज़ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जैसे राजशेखर ये बताओ कि जैसे गेट तो ओवर हो गया, ठीक है, अब तुम एमएस आईआईटी मद्रास से एमएस कर रहा है, तो आज भी कौन सा ऐसा सब्जेक्ट्स है गेट का जिसको तुम आज भी फॉलो कर रहा है? डीएसए और लीनियर अलजेब्रा, ये दोनों बस। हाँ, तो डीएसए और लीनियर अलजेब्रा इसको तुम आज भी फॉलो कर रहे हो, और डीएसए फॉर हम्म, प्लेसमेंट, ठीक है, और लीनियर हाँ अलजेब्रा फॉर एमएस, हाँ। ठीक है? तो देखो, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पर तुम लोग को समझना होगा कि डीएसए ये आज भी मेरा यूज़ कर रहा है फॉर कोडिंग, ठीक है, प्लेसमेंट में कोडिंग ही होता है, तो ये डीएसए मेरा यूज़ कर रहा है फॉर कोडिंग, मतलब हम डीएसए इस तरीके से पढ़ाए होंगे कि जहाँ पर तुमको रट्टाफिकेशन मारने की ज़रूरत नहीं है, तभी ये कोडिंग के लिए उसको यूज़ कर रहा है, राइट? जनरली जो भी तुम गेट में डीएसए पढ़ा होता है वो एमटेक या एमएस में आने के बाद यूजलेस हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो उसको तुम कोडिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो, और कोडिंग में तुम्हारा लॉजिक स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो हम जो भी, चाहे वो टीओसी हो, सीडी हो, सी हो, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स हो, कुछ भी हो, हम उसको बहुत लॉजिकल तरीके से पढ़ाए थे, ठीक है? हम एक भी चीज़ रटवाते नहीं थे, ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी का रटवाएं, ना किसी का फॉर्मूला रटवाएं, ठीक है, ना कोई कोड रटवाएं, कोड कैसे लिखना है, कैसे लॉजिकली सोचना है, हम ये छोटे से छोटा चीज़ भी बताए थे, ठीक है? एक प्रॉब्लम सिचुएशन दिया हुआ है, उससे तुम कोड तक कैसे पहुंच सकते हो, ये सारा चीज़ भी हम डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में सब कुछ बताए थे। और सी का जैसे ये बताया कि पॉइंटर में भी हम विजुअलाइजेशन करवाए थे, ठीक है? जबकि सी प्रोग्रामिंग जो ये कोर्स इसके पास पेड कोर्स था, वहाँ सी प्रोग्रामिंग आज के डेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर उसका सी प्रोग्रामिंग है, लेकिन सी प्रोग्रामिंग मेरा करने के बाद इसको समझ में आया कि स्टिल वहाँ पर चीज़ें हैं जो विजुअलाइज करने के लिए है। तो देखो, डेप्थ में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेप्थ के साथ विजुअलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब जाके तुम चीज़ों को विजुअलाइज कर पाओगे, ठीक है? तो डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम जनरली तुम गेट से उसको तुम एमटेक या एमएस में यूज़ नहीं करते क्योंकि वो यूज़फुल नहीं होता, लेकिन ये डीएसए आज भी मेरा यूज़ कर रहा है फॉर कोडिंग प्रिपरेशन। सोचो, कोडिंग एक बहुत एडवांस लेवल चीज़ हो जाता है, ठीक है? तो मतलब बेसिकली इसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, जैसे इसको लीड कोड पे काम करना पड़ता होगा।
ठीक है। और डायनेमिक प्रोग्रामिंग जैसे बताया कि लोग तो बस समरी करा के छोड़ देते हैं, ठीक है, कुछ कराते भी नहीं ज़्यादा, लेकिन हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग बहुत डेप्थ में कराए थे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं, फ्लॉयड वार्सल लोग 5 मिनट में ख़त्म कर देते हैं, लेकिन मेरा फ्लॉयड वार्सल 1 घंटे का है, ठीक है। 1 घंटा सिर्फ मेरा फ्लॉयड वार्सल हम पढ़ाए हैं, डिटेल्स में पढ़ाए हैं, ठीक है। और हम जितना डिटेल्स से पढ़ाए उतना कोडर भी डिटेल्स में फ्लॉयड वार्सल नहीं पढ़ाता, ठीक है। तो बेसिकली मेरा जो पढ़ाने का जो पर्पज़ होता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, ये 5 सब्जेक्ट जो हम पढ़ाए थे उसका पर्पज़ ये था कि हम विजुअलाइज़ करा सकें कि तुम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो तो हर चीज़ के पीछे, हर कॉन्सेप्ट के पीछे तुम समझो कि रीज़न क्या है, ठीक है। बेसिकली हम डायग्रामेटिकली तरीके से चीज़ों को पढ़ाते हैं, ठीक है। अब इतना हम इसलिए नहीं बोल रहे कि हमको कोई कोर्स सेल करना, भी तो मेरा कोई फुल कोर्स है भी नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, आने वाले समय में 2-3 महीने में हम क्योंकि हम अकेले हैं तो फुल कोर्स हम एक साथ सारा लॉन्च नहीं कर सकते सारे सब्जेक्ट का, तो CDS एल्गोरिदम हम लॉन्च करने वाले हैं 2-2.5 महीने में, ठीक है। तो अगर तुम्हारा है कि तुमको CDS एल्गो में जैसे 20 मार्क्स का आता है गेट एग्जाम में, तो अगर तुमको 20 मार्क्स सिक्योर करना है CDS एल्गो में, और नहीं होता है उसको आगे MTech या MS में भी यूज़ करना है, MS के इंटरव्यू में यूज़ करना है, तो CDS एल्गो तुम मेरा इनरोल कर सकते हो, ठीक है। और बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स मेरा नेक्स्ट ईयर आएगा, ठीक है, क्योंकि अकेले हैं तो चीज़ों को अच्छे से करने में थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। और 2024 में बेसिकली हम फुल कोर्स ना प्रिपेयर करके हम PYQ सीरीज़ प्रिपेयर कर रहे थे, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो PYQ सीरीज़ में अगर किसी को इनरोल करना है तो उसका वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, उसमें तुम लोग इनरोल कर सकते हो, लेकिन फुल कोर्सेज अभी नहीं लाए थे, लेकिन अब मेरा फुल कोर्सेज आएगा, ठीक है। और मेरा फुल कोर्स का कंपैरिजन ऑलरेडी राजशेखर अपने एक टॉप पेड कोर्स से कर चुका है, उसका लिंक्डइन पे तुमको लिंक्डइन का लिंक दे देंगे इसके पोस्ट का, जाके चेकआउट कर लेना और तुमको समझ में आ जाएगा कि उसका क्वालिटी क्या है, ठीक है। तो अगर तुमको CDS एल्गोरिदम में 20 मार्क्स सिक्योर करना है गेट 2026 में, और तुमको ये DS एल्गोरिदम अपने MTech MS तक ले जाना है, तो इसमें तुम इनरोल कर सकते हो जब भी ये लॉन्च होगा। तो ये था DS एल्गोरिदम का कहानी, ठीक है। तो यहाँ से तुम ये चीज़ समझ सकते हो कि DS एल्गोरिदम तुम कहीं भी जाओ DS एल्गोरिदम हर जगह तुम्हारा पूछेगा ही पूछेगा, चाहे वो कहीं भी रिटर्न दो, कहीं भी इंटरव्यू दो, ठीक है। प्लेसमेंट के लिए तुम्हारा DS एल्गोरिदम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और IIT मद्रास हो या फिर IIT बॉम्बे हो, इतना टाइम नहीं होता अपने पास वहाँ पर MTech या MS के दौरान कि तुम बेसिक से DS एल्गोरिदम सीख सको, ठीक है। जब हम गए थे गेट का प्रिपरेशन करके तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो DS एल्गोरिदम सीखते सीखते ही मेरा प्लेसमेंट आ गया, जिसके कारण टॉप कंपनीज़ में नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, एक अच्छा प्लेसमेंट हो गया था, काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट हो गया था, एक बड़े स्टार्टअप में हो गया था जहाँ पर 20 लाख का बेस पे मिला था। तो प्लेसमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन एट द एंड अगर तुम टॉप कंपनीज को एम करो, लाइक गूगल को एम कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट को एम कर रहे हो, अमेजॉन को एम कर रहे हो, तुम्हारा DS एल्गोरिदम पहले से काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि तुम वहाँ पर जाओ और जस्ट उसको अप्लाई करो लीड कोड पे, तब तुम्हारे पास काफ़ी समय होता है चीज़ों के लिए। लेकिन अगर तुम कुछ पता ही नहीं है, तुम बेसिक से फिर स्टार्ट कर रहे हो DS एल्गोरिदम कोड करना और उसके बाद सीख रहे हो, तो फिर वैसे कुछ मज़ा भी नहीं आता और तुम सीख भी नहीं पाते अगर तुमको अच्छे से कोई सिखाने वाला नहीं है तो, ठीक है। तो हम उस लेवल पे जाके सिखाते हैं DS एल्गोरिदम, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो गया, हम उस लेवल पे जाके सिखाते हैं जहाँ पर तुम उसको बाद में यूज़ कर सको, ठीक है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मेरा कोर्स का तारीफ कर रहा है, जैसे ये बताया कि एक और सब्जेक्ट MS में यूज़ कर रहा है लीनियर अलजेब्रा, और लीनियर अलजेब्रा हम नहीं पढ़ाए थे, ये लीनियर अलजेब्रा अपने पेड कोर्स से पढ़ा था, तो वहाँ से लीनियर अलजेब्रा ये आज भी यूज़ कर रहा है। मतलब 3 सब्जेक्ट है जो इसको काफ़ी यूज़फुल लगा अपने गेट में, एक डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, लीनियर अलजेब्रा इसको आज भी यूज़ करता है। लीनियर अलजेब्रा ये अपने पेड कोर्स से पढ़ा था, DS एल्गोरिदम ये हमसे पढ़ा था, ठीक है। तो ये चीज़ था, और तुम लोग समझ सकते हो कि जब हम पहली बार पढ़ाए थे तो जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सिर्फ मेरे पहली बार पढ़ाने से इतना इन्फ्लुएंस हो गया कि मेरे साथ पूरा कंटिन्यू 5 सब्जेक्ट पढ़ा था, ठीक है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के मेरे पास वो 40 स्टूडेंट्स हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट थे, ठीक है। और उस साल 40 स्टूडेंट में से 4 स्टूडेंट को हम टॉप 7 IITs में पहुंचा दिए थे, जिसमें से एक ISC AI में एडमिशन हुआ एक का इंटरव्यू के थ्रू, एक IIT मद्रास में राजशेखर का इंटरव्यू के थ्रू, एक IIT गुवाहाटी में और एक IIT दिल्ली में, ठीक है। तो 40 स्टूडेंट में 4 स्टूडेंट को टॉप 7 IIT से पहुंचा दिए थे, तो सक्सेस रेट उस साल का रहा था 10%, और 10% सक्सेस रेट किसी भी इंस्टीट्यूट का नहीं होता। अगर किसी का 4000 स्टूडेंट है तो तुम कभी नहीं देखेगा कि 400 उसके स्टूडेंट टॉप 7 IITs में पहुंच गए, कभी ऐसा नहीं होता। तो मेरा जो सक्सेस रेट था 4 आउट ऑफ 40 मतलब 10% था,
ठीक है। तो इसीलिए, और इस ईयर का स्टूडेंट पूछोगे इस ईयर का तुम्हारा स्टूडेंट क्या है, तो इस ईयर जैसा कि हम बताएं हम फुल कोर्स पढ़ाए ही नहीं थे क्योंकि हम PYQ सीरीज़ पे काम कर रहे थे, लेकिन इस बार से मेरा फुल कोर्स भी लॉन्च होगा। ठीक है, और वो जो ये लोग को पढ़ाए थे वो कम्प्लीटली लाइव था, रिकॉर्डेड नहीं था, तो उसका रिकॉर्डिंग मत मांगना। तो ये था तुम्हारा डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स का इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो अगर मान लो तुम्हारा गलती से अगर समर में मिस हो जाता है और तुमको डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का वैल्यू पता चल जाता है, तो विंटर से पहले ही मेरा डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कंप्लीट हो चुका होगा, तुम इनरोल करके उसको पूरा देख के जाके इंटरव्यू इजीली क्रैक कर सकते हो एमएस का। अब ये हो गया एमएस का, तुम बता दिया कि एमएस के लिए बेसिकली 3 फील्ड होता है, और तीन फील्ड में तुम्हारा थियरी फील्ड है, सिस्टम फील्ड है, एआई फील्ड है। तीनों फील्ड में से कोई सा 2 फील्ड हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे इंटरव्यू होता है, लेकिन CDS एल्गोरिथम तीनों में कॉमन रहता है, राइट। और DS एल्गोरिथम में मोस्टली वो लोग सूडो कोड रिलेटेड ही पूछते हैं, ट्री का हो गया, लिंक्ड लिस्ट का हो गया, ग्राफ का हो गया, DP का हो गया, कहीं से भी सूडो कोड पूछ सकते हैं, राइट। और एक चीज़ जो हम नोटिस किए हैं कोर्सेज में कि वो लोग कोड को रटवाते हैं, चाहे वो लिंक लिस्ट का हो जाए, ट्री का हो जाए, ठीक है, ग्राफ्स का हो जाए, DP का हो जाए, कहीं भी जो कोड रटवाते हैं, तो आई गेस वो ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, तो तुम लोग एक ध्यान रखना कि खुद से लॉजिक बिल्ड करके सूडो कोड लिखना आना चाहिए। ठीक है, वैसे हम ये चीज़ सिखाए थे अपने स्टूडेंट्स को, तो ये लोग इजीली जाके क्रैक किया इंटरव्यू, लेकिन जैसे उम्मीद है हमको कि तुम्हारे कोर्सेज में ये चीज़ मिसिंग हो सकता है, तो इसको ठीक कर लेना एमएस इंटरव्यू में जाने से पहले। ठीक है, तुम्हारा लॉजिक स्ट्रांग होना चाहिए अगर DS एल्गोरिथम के क्वेश्चन को तुमको क्रैक करना है एमएस में, तो एमएस इंटरव्यू में। तो ये हो गया एमएस इंटरव्यू का जो भी डिस्कस करना था कि एमएस इंटरव्यू में बेसिकली क्या क्या पूछा जाता है। हाँ, और एमएस इंटरव्यू में एक चीज़ और ध्यान रखना, ठीक है राजशेखर, ये बताओ कि क्या बीटेक प्रोजेक्ट का एमएस इंटरव्यू में पूछा जाता है? हाँ, कुछ कुछ केसेस में आपको पूछा, अगर आप मेंशन कर रहे हो तो वो पूछेंगे, वरना ऐसे जनरली कुछ कुछ को पूछते हैं कि बीटेक में क्या प्रोजेक्ट क्या था, लेकिन अगर किए हो, अगर मेंशन किए हो तो जरूर पूछेंगे कि एक्सप्लेन करने की क्या किए हो, कैसे काम कर रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, किस पे काम किया, ये सब। ठीक है, तो मतलब कि इसका कहने का मतलब है कि एमएस इंटरव्यू में तुम्हारा बीटेक प्रोजेक्ट से रिलेटेड तभी पूछेगा जब तुम उसको मेंशन करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसा कि हम स्टार्टिंग में ही बताए थे कि SOP और रेज्यूमे जो सबमिट करना होता है, ठीक है, उसमें बीटेक प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ें तभी लिखना। ठीक है, मतलब उसमें कुछ भी जो मेंशन करोगे, चाहे वो बीटेक प्रोजेक्ट हो गया या कुछ भी मेंशन करोगे, वो तभी मेंशन करना जब उसका तुमको कंप्लीट नॉलेज हो, क्योंकि अगर वो तुमसे इंटरव्यू में पूछ दिया और तुमको नहीं आता, वो सीधा रिजेक्ट कर देंगे कि तुम झूठ क्यों लिखा। तो अगर तुम्हारे पास नहीं है बीटेक प्रोजेक्ट खुद का, तुम अच्छे से नहीं है तुमको आइडिया अपने बीटेक प्रोजेक्ट का, जस्ट लीव इट, लीव इट। अगर वो इंटरव्यू पूछते हैं क्या तुम कोई बीटेक में प्रोजेक्ट नहीं किया, तो तुम वहाँ पर ट्रूथफुल हो सकते हो कि सर अच्छे से नहीं किया। ठीक है, एटलीस्ट वो जेन्युइनिटी तो देखेंगे कि हाँ, फिर तुमसे पूछेंगे कि अच्छा कोई और टेक्निकल नॉलेज है, तो उसके बेसिस पे तुमसे कुछ और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन झूठ कुछ भी मत मेंशन करना SOP या रेज्यूमे में, वो तुरंत पकड़ लेंगे, वो IIT के प्रोफेसर से, ध्यान रखना। ठीक है, और बीटेक का प्रोजेक्ट तभी मेंशन करना जब तुम्हारा कंप्लीट नॉलेज हो बीटेक प्रोजेक्ट में, अदरवाइज मेंशन मत करना। अब फाइनली सब कुछ जितना भी एमएस से रिलेटेड जितना भी मेन डिस्कशन करना था कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, रिटन इंटरव्यू क्या कैसा क्या रहता है, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का, एमएस और एमटेक में क्या प्लेसमेंट का कोई डिफरेंस है? नहीं नहीं, इधर पे तो ऐसा उतना डिफरेंस नहीं है। अगर 80 कंपनी आ रही है तो 75 अलाउ कर देती है एमएस वालों को, 5 नहीं करती, पर मगर ऐसे भी कुछ कंपनीज आते हैं जो बस एमएस और PhD को लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका कहने का मतलब है कि अगर 80 कंपनी आ रही है तो 80 में 75 कंपनीज एमएस को अलाउ कर देती है। अगर 80 कंपनी है जो एमटेक को अलाउ करी, उसमें से 75 कंपनीज एमएस को भी अलाउ कर देती है, मतलब 5 ही सिर्फ अलाउ नहीं करती। ठीक है, तो मतलब ऑलमोस्ट सेम अपॉर्चुनिटी, और ये तो 80 कंपनी का बात कर रहा है, हम तुमको बताते हैं कि अराउंड 200 कंपनीज आएंगी। ठीक है, और 200 कंपनीज में कुछ कंपनी ऐसी होती है जो सिर्फ बीटेक वालों को अलाउ करती है, तो 200 में 30 कंपनीज जो है मान लो बीटेक वालों को अलाउ कर रही है, लेकिन एमटेक वालों को अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि कुछ कंपनीज होती है जो सिर्फ बीटेक वालों को अलाउ करेगी, एमटेक वालों को अलाउ नहीं करेगी। तो मान लो 200 में 30 कंपनीज जो है जो एमटेक वालों को अलाउ नहीं कर रही और एमएस वालों को अलाउ नहीं कर रही, तब भी तुम्हारे पास 170 कंपनी इन हैंड रहेगा। और मान लो 170 में 10 कंपनीज एमटेक वालों को अलाउ कर रही है, एमएस वालों को अलाउ नहीं कर रही, बट स्टिल 160 कंपनीज तुम्हारे हैंड में रहेगा। तो मतलब एमएस वालों को ऑलमोस्ट सेम अपॉर्चुनिटी मिलता है एमटेक वालों की। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी, बस 5-10 कंपनी इधर उधर है। तो सुनने में लग रहा है यार 5-10 कंपनी इतना बड़ा डिफरेंस, तो वो डिफरेंस ऐसे मत देखो ना, तुम टायर 3 कॉलेज में नहीं है,
टायर 1 कॉलेज में, वो भी IIT मद्रास में, तो वहाँ पर 170 कंपनीज है, तो 170 अगर एमटेक वालों को अलाउ करी तो तुमको 160 अलाउ कर रही है। अब 160 कंपनीज में बैठने के रिटर्न या इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पा रहे हो 160 कंपनी में भी, तो ये तो फिर तुम्हारी गलती है, ठीक है। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि MS और MTech का प्लेसमेंट में ज़्यादा डिफरेंस है, इनफैक्ट कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। और जैसा अगर राजशेखर बोला कि कुछ कंपनीज ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ MS और PhD वालों को ही अलाउ करती है, MTech वालों को अलाउ नहीं करती, ठीक है। तो मतलब MS के लिए कुछ एक्स्ट्रा कंपनीज भी आती है, तो ये बात तुमको समझना होगा। तो प्लेसमेंट वाइज देयर इज़ नो बिग डिफरेंस, ठीक है। तो आराम से तुम जाओ और MS के लिए एडमिशन लो, बस यही है कि ड्यूरेशन का फ़र्क है कि MTech का 2 साल का होता है और MS में तुम्हारा 3 साल तक ऑन एन एवरेज चला जाता है, ठीक है। और ये रिसर्च ओरिएंटेड थोड़ा ज़्यादा होता है, तो बस यही चीज़ है। और बाकी रिसर्च ओरिएंटेड हो ना हो, अगर तुम MTech मैनेज कर रहे हो तो MS भी मैनेज कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। हाँ, और ध्यान रखना कि MTech और MS में भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि तुम गेट के लिए प्रिपेयर कर लिया और MS और MTech के लिए गया और वहाँ जाके तुम सोचो कि एंजॉय करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। हाँ, एंजॉय कर सकते हो, IIT का लाइफ थोड़ा एंजॉय करो, लेकिन वहाँ पर मेहनत जो है यहाँ से भी ज़्यादा करना पड़ता है, राइट है, यही सच है ना? हाँ हाँ, ऐसा तो है ही। ऐसा ही है, ठीक है, क्योंकि हम खुद फेस किए हैं, ठीक है। तो हमको पता है कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है MTech में भी, और MS में भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। MTech MS में बोल सकते हो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। गेट में तुम जितना मेहनत किया उससे थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत लगेगा, ठीक है। और करोगे वहाँ पर मोटिवेशन क्या, जैसे अभी गेट के लिए मोटिवेशन क्या है कि गेट के लिए मोटिवेशन ये है कि तुमको टॉप IITs में एडमिशन लेना है। वहाँ पर मोटिवेशन क्या होता है? प्लेसमेंट, टॉप कंपनी में प्लेसमेंट लेना है। और मान लो तुम एग्ज़ाम में ही फेल कर गया, तुमको कंपनी में ही बैठने नहीं देगा, हम्म। ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि तुम सोचोगे अच्छा एग्ज़ाम में फेल हो गया, प्लेसमेंट तो हो जाएगा ना, अरे तुमको कंपनी प्लेसमेंट में बैठने ही नहीं देगा, ठीक है। तो तुम्हारा CGPA अच्छा होना चाहिए, कंपनी वाले आते हैं CGPA मांगते हैं कि तुम्हारा 7.5 से ऊपर होना चाहिए, 8 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग से तुम पढ़ना शुरू कर दो। तो एक कहावत है IIT के लिए बहुत अच्छा है, टॉप IITs के लिए बहुत अच्छा कहावत है, ठीक है, कि IITs के सेमेस्टर एग्ज़ाम में 6 पॉइंटर लाना काफ़ी मुश्किल है और 8 पॉइंटर लाना काफ़ी आसान है, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट का इन्वायरमेंट ऐसा होता है, मतलब स्टार्टिंग से ही उन लोगों का जो शेड्यूल होता है ऐसा होता है कि स्टार्टिंग से ही तुमको मजबूरी रहेगा, तुमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि IIT में तुम्हारा 6 पॉइंटर लाना काफ़ी डिफिकल्ट है और 8 पॉइंटर लाना काफ़ी ईजी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के 8 पॉइंटर होते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ही तुमको इतना प्रेशर दिया जाएगा कि तुम स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू कर दोगे। तो बस प्लेसमेंट का यही है कि MS और MTech में प्लेसमेंट का बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो आराम से जाओ MS के लिए, तुम लोग क्या बोलते हैं, अप्लाई करो और रिटन और इंटरव्यू क्रैक करो और आराम से IIT मद्रास में घुस जाओ, ठीक है। तो IIT बॉम्बे में अप्लाई कर सकते हो, IIT मद्रास में अप्लाई कर सकते हो, IIT हैदराबाद में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन IIT हैदराबाद में MS का प्लेसमेंट का आई हैव नो आइडिया। हमको ओल्ड IITs का पता है कि टॉप 7 IITs में तुमको प्लेसमेंट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आइदर MTech हो या फिर MS हो। लेकिन MS जनरली सिर्फ 2 ही IITs में है। अगर टॉप 7 IITs का बात करें तो IIT बॉम्बे, टॉप 7 में कानपुर और दिल्ली भी देता है, अच्छा कानपुर और बाकी के नहीं। अच्छा कानपुर और दिल्ली भी है, अच्छा तो ये तो बहुत अच्छा बात है, ठीक है, कि तुम्हारा टॉप 7 IITs में बेसिकली 4 IITs तुम्हारा MS के लिए अप्लाई करने देता है, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT कानपुर। तो तुम 4 कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन है। और 4 कॉलेज में अगर 10-10 सीट भी है तो 40 सीट रहेगा तुम्हारे पास, ठीक है। सिर्फ हम ओल्ड IITs का बात कर रहे हैं, हम न्यू IITs को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। न्यू IITs में एक IIT हैदराबाद को कंसिडर कर सकते हो, बाकी किसी भी न्यू IITs में मत जाना, ये मेरा सजेशन है। क्योंकि बाकी न्यू IITs में प्लेसमेंट का बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगा और वो IIT का टैग उतना मैटर भी नहीं करता, ठीक है। सिर्फ IIT का टैग कभी मैटर नहीं करता, IIT के साथ एक नाम होता है, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, तब जाके वो कंप्लीट एक टैग बनता है, ठीक है। तो टॉप 7 IITs में तुम्हारा 4 IITs MS के लिए है, MS के लिए अप्लाई करो, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, और सिलेक्शन हो जाता है तुम निकल जाओ, ठीक है। क्योंकि अब गेट का बहुत गेट अनप्रेडिक्टेबल हो गया। तो आई गेस जितना भी MS के लिए जो भी पूछना था पूछ चुके हैं, और इसके लिए राजशेखर तुमको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, कि तुम समय दिया, और वो भी अभी रात का ये पूरा इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है। अभी का समय हम तुमको बता दें 11:53 हो रहा है, रात के 11:53 में ये इंटरव्यू हम लोग नहीं होता है, ले रहे हैं अभी, ठीक है। तो इस तरीके से अपना MS का इंटरव्यू यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है राजशेखर, थैंक्स। तो तुम ठीक लीव है कर भैया। सकते हो। हाँ, ठीक है। तो
जैसा कि तुम लोग देखा कि एमएस एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अगर तुम्हारा एक एवरेज रैंक भी है तब भी तुम लोग टॉप आईआईटीज़ में एडमिशन ले सकते हो। और जो 4 आईआईटीज़ है तुमको एमएस में अप्लाई करने के लिए देती है, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर। तो टॉप 7 आईआईटीज़ में ये 4 आईआईटी एमएस के लिए अप्लाई करने देती है, तो चारों में अप्लाई करो, ठीक है। और किस तरीके से सिलेक्शन क्राइटेरिया है, किस तरीके से तुम्हारा रिटेन और इंटरव्यू होता है, किस लेवल का क्वेश्चन होता है, सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन भी किए और तुम लोग को चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी, ठीक है। और आईआईटी मद्रास में तुम अगर मान लो भी मिस कर जाते हो तो विंटर में भी तुम लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और ऑन एन एवरेज 2000 रैंक तक बुलाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसा कि हम बताया कि तुमको 500 रैंक वालों से भी कम्पीट करना पड़ेगा, तो उसके लिए बेसिकली क्या है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, बस, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सी, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, क्योंकि ये तुम्हारा इंटरव्यू में तो किसी भी फील्ड में पूछेगा, चाहे वो थियरी फील्ड हो, सिस्टम फील्ड हो, एमएल फील्ड हो। और बात करो, ये तो फील्ड का हो गया, ठीक है। और रिटेन में तो सीडीएस है, जैसा बताया कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहेंगे और ग्राफ से काफ़ी सारा क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। और मान लो अगर समर में तुम मिस कर जाते हो और विंटर में अप्लाई कर रहे हो तो तब तक मेरा सीडीएस एल्गोरिथम लॉन्च हो जाएगा, तुम लोग उसमें इनरोल करके तुम लोग उसको देख सकते हो, ठीक है। तो वो सीडीएस एल्गोरिथम बेसिकली गेट के लिए ही रहेगा, लेकिन जैसा कि हम बताया कि हम गेट के लिए पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाते हैं, कुछ भी रटवाते नहीं, एक फार्मूला तक नहीं रटवाते हैं, क्योंकि एक फार्मूला भी वहाँ पर तुम्हारा काम नहीं आता अगर थोड़ा सा भी चेंज कर दिया जाए चीज़ों को, ठीक है। जैसे लोग ट्री का हाइट का फार्मूला रट लेते हैं कि अगर ट्री का हाइट का फार्मूला ये है, तो वो फार्मूला फेल कर जाएगा अगर बेस चेंज कर दिया जाए तो, ठीक है। तो हम फार्मूला भी नहीं रटवाते, ठीक है। उसको डिराइव करवाते हैं कि एग्जाम में तुम 1 मिनट में कैसे फार्मूला को डिराइव कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम CDS से पढ़ाए थे। इनफैक्ट सारा सब्जेक्ट जो 5 सब्जेक्ट हम इसी तरीके से पढ़ाए थे। तो राजशेखर किस टॉप पेड कोर्स में इनरोल किया था और किस कोर्स के साथ ये कंपैरिजन कर रहा था, ठीक है। इसके उसका लिंक्डइन पोस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तुम उसका लिंक्डइन पोस्ट का देख सकते हो, वहाँ पर अनबायस्ड तरीके से इसका ओपिनियन है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपने बारे में बता दिया, क्योंकि अब मेरा फुल कोर्सेज लॉन्च होगा तो तुम लोग को भी आइडिया होना चाहिए कि ठीक है मेरा कोर्स का कंपैरिजन किससे हो रहा है, ठीक है। और क्या क्वालिटी है इसका, क्योंकि हम खुद से तो चीज़ें नहीं बता सकते, कोई स्टूडेंट ही बताएगा एट द एंड, राइट। तो ये चीज़ें हैं। तो बाकी लिंक्डइन पोस्ट है राजशेखर का, वहाँ पर जाकर तुम उसका पूरा पोस्ट पढ़ सकते हो। और अगर तुमको राजशेखर से कुछ हेल्प चाहिए तो उसके लिंक्डइन पे मैसेज भी कर सकते हो, एमएस रिलेटेड अगर कोई हेल्प चाहिए तो वो तुमको हेल्प कर देगा जब भी वो फ्री होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और बस आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे एंड जय श्री कृष्ण।